सर वापस आ गए हैं। मैंने हामी में सिर हिलाया। फिर मैं ऊपर गया और मास्टर बेडरूम में एंटर किया। मैंने शेन किंगली को दोबारा फोन नहीं किया और न ही उसने मेरा कॉल बैक किया। मैंने अकेले ही डिनर किया। सच बताऊं तो ऐसा नहीं था कि मैंने बड़ी दादी से हेल्प मांगने के बारे में नहीं सोचा था, पर अगर उन्हें इस बात की भनक लगती तो सिचुएशन और मुश्किल हो जाती। ऊपर से भले ही शेन किंगली दादी के काफी क्लोज है, पर वह उनकी बात मानेगी या नहीं, ये पूरी तरह उसकी खुद की मर्जी पर डिपेंड करता है। लंच के बाद मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और काम करना जारी रखा। देर रात जब मुझे लगा कि शेन किंगली और नैनियन आज वापस नहीं आएंगे, तभी आखिरकार बाहर एक कार की आवाज सुनाई दी। जब जियांग नैनियन कार से उतरी तो उसने मेरी गाड़ी देखकर शेन किंगली से कहा, वो देखो मम, डैड की कार। डैड आज घर पर ही हैं। शेन किंगली ने मेरी कार पर एक नज़र डाली और नैनियन के साथ घर के अंदर आ गई। नैनियन ने सर्वेंट से पूछा जो उन्हें रिसीव करने आया था, मेरे डैड कहाँ हैं? सर ऊपर हैं। जियांग नैनियन खुशी खुशी ऊपर की तरफ भागी। मैंने अभी अपना सामान समेटा ही था और मास्टर बेडरूम से बाहर आ रहा था कि जियांग नैनियन दौड़कर सीधे मेरी गोद में आ गिरी। डैड। मैंने बस उसका सिर थपथपाया, उसे गले नहीं लगाया। नैनियन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी मुझसे बातें करने लगी। इसी बीच शेन किंगली भी ऊपर आ गई। जब मैंने कदमों की आवाज सुनकर उस तरफ देखा तो हमारी नजरें मिली। शेन किंगली का चेहरा एकदम ब्लैंक था और मैं भी उतना ही शांत था। मैंने नैनियन से कहा, बेटा आंटी लियू से कहकर नहा लो, मुझे मम से कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर शेन किंगली के कदम रुक गए। नैनियन 2 दिनों से बाहर घूमकर आई थी और उसका मूड बहुत अच्छा था। भले ही उसका मन नहीं था, पर मेरे कहने पर उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चली गई ताकि आंटी लियू उसके बाल धोकर उसे नहला सके। मैंने दीवार से टेक लगाकर खड़े शेन किंगली की तरफ देखा, जो फोन हाथ में लिए न जाने किस काम में बिजी थी, और कहा, कमरे में चलकर बात करते हैं। मैं पहले कमरे के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर आए, मैंने कहा, दरवाजा बंद कर दो। मुझे डर था कि अगर बाद में हमारी बहस हुई तो जियांग नैनियन डिस्टर्ब ना हो जाए। हमारी शादी को इतने साल हो गए थे और भले ही हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, पर हमने कभी झगड़ा नहीं किया था। शेन किंगली तो मुझ पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझती थी, बहस करना तो दूर की बात थी। जहां तक मेरा सवाल था, मैं उसके साथ बिताए हर पल की कद्र करता था, इसलिए मेरा खुद उससे लड़ने का मन नहीं होता था। शेन किंगली ने लापरवाही से दरवाजा बंद किया, फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, हाँ क्या बात करनी है? मैंने उसे देखा और कहा, जी मिंगशुआन के चाचा ने मेरे मामा के घर के सामने वाला विला खरीद लिया है। वे काफी समय से वहां रिनोवेशन करवा रहे हैं और शायद जल्द ही शिफ्ट भी होने वाले हैं। जी मिंगशुआन की मॉम का नाम सुन युकिन है। पर जियांग फैमिली और सुन फैमिली के बीच का ये विवाद सुन युकिन और मेरी मॉम जियांग यानशेंग से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मेरी नानी और जी मिंगशुआन की नानी जवान थी। वे उस जमाने में बहुत पक्की सहेलियां हुआ करती थीं। पर जी मिंगशुआन की नानी की शादी किसी गलत जगह हो गई और उनकी लाइफ काफी मुश्किलों में गुजरी। मेरी नानी अक्सर उनकी हेल्प करती थी। बाद में उनकी बेटियां सुन युकिन और जियांग यानशेंग भी अच्छी सहेलियां बन गईं। जी फैमिली और जियांग फैमिली का स्टेटस बराबर का था और जी लिहाई व जियांग यानशेंग को एक दूसरे से प्यार हो गया। शुरू में उनका रिश्ता अच्छा था, पर सुन युकिन के यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद सब कुछ बदलने लगा। सुन युकिन को आगे बढ़ाने के चक्कर में जी मिंगशुआन की नानी के परिवार ने मेरी नानी से बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। इतने सालों में जब भी वे बाहर हमें मिलते, सुन फैमिली हमेशा मेरे मामा और नानी के सामने खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती। हमारे इन 3 परिवारों के बीच की उलझनों के बारे में भले ही मैं अब डिटेल में न जाऊं, पर मुझे यकीन है कि शेन किंगली को पहले से सब पता होगा। शेन किंगली को वाकई सब पता था और वह मेरा इशारा समझ गई। उसने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं उनसे वो घर खाली करवाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह तुरंत कुछ नहीं बोली। यह मामला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाकी सब कुछ इग्नोर कर सकता हूं, पर इस एक बात को नहीं। मैंने अपनी मुट्ठी कसी, उसकी तरफ देखा और कहा, यह समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारी जो भी शर्त होगी, मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, उसने अचानक कहा, ठीक है। मैं सन रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी, पर मैं तुरंत होश में आया और हड़बड़ी में कहा, थैंक यू। शेन किंगली ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। मैं उसके जाते हुए साय को देखता रहा और एक पल को रिएक्ट करना ही भूल गया। उस रात मैं जियांग नैनियन के कमरे में ही रुक गया। अगले दिन मेरी आंख सुबह 7 बजे से पहले ही खुल गई। नैनियन के उठने के बाद उसने मेरे गले में बाहें डाली और लाड जताते हुए बोली कि मैं ही उसे स्कूल छोड़ने चलूं। मैं मान गया। फ्रेश होने के बाद हम नाश्ते के लिए नीचे गए। कुछ मिनटों बाद शेन किंगली भी डाइनिंग रूम में आए और हमारे सामने बैठ गई। नैनियन ने चहकते हुए उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मम। शेन किंगली ने मेरी तरफ एक ठंडी नजर डाली पर कुछ बोली नहीं।
बैठने के बाद वह चुपचाप नाश्ता करने लगी। मैं भी शांत रहा। शेन किंगली कल मेरी हेल्प करने के लिए तैयार तो हो गई थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे बीच सब ठीक हो गया था। हमारे बीच का रिश्ता हमेशा की तरह वैसा ही रूखा था। नाश्ते के बाद मैं नैनियन को स्कूल ड्रॉप करने गया और फिर कंपनी काम पर आ गया। जब से टेक एग्जीबिशन में गए थे, सू वानचिंग और मेरे दिमाग में कई नए आइडियाज आ रहे थे। बस बात यह थी कि पहले हम हेक्सिन डू के कोलैबोरेशन में बिजी थे, इसलिए हमें इन पर गहराई से डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला था। अब जब हमारे पास टाइम था तो हमने अपने आइडियाज को फाइनल करना और उन्हें आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर काम शुरू कर दिया। शाम के 6 बजे के बाद भी मैं काम में बिजी था। मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करने का टाइम भी नहीं मिला था कि तभी फोन बज उठा। वो शेन किंगली का कॉल था। मैंने स्क्रीन देखी, बाकी टीम से 2 मिनट की इजाजत ली और मीटिंग रूम से बाहर आ गया। फिर मैंने फोन उठाया। हेलो, उसने सपाट आवाज में कहा। दादी आई हुई हैं, जल्दी घर आ जाओ। मैं एक पल को ठिठक गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने फोन काट दिया था। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर मुड़कर मीटिंग रूम में गया और सू वानचिंग से कहा कि मुझे थोड़ा काम है और जल्दी निकलना होगा। फिर मैंने आगे कहा, बाद में मीटिंग की प्रोग्रेस और जो भी इश्यूज आए हों, उन्हें प्लीज कंपाइल करके मुझे भेज देना। मैं टाइम निकालकर देख लूंगा ताकि बाकी टीम का काम न रुके। उसने मुझे कोहनी मारी। हाँ हाँ समझ गई, तू निकल। आधे घंटे बाद मैं कार चलाकर विला पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो वह, बड़ी दादी और नैनियन सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। शेन किंगली ने सबसे पहले मेरे आने पर ध्यान दिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। दादी ने जब मुझे देखा तो वह मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं। जाओ, चुना गए तुम। भूख लगी होगी ना, खाना बस रेडी ही है, चलो पहले खा लेते हैं। मैंने सिर हिलाया। जी दादी। इस बार दादी के बिना टोके ही शेन किंगली सीधे मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। दादी ने मेरी प्लेट में खाना परोसा और एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, खुद को देखो, तुम फिर से कितने कमजोर हो गए हो। अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। बोलते बोलते उन्होंने अपनी पोती की तरफ एक घूर कर देखा। उनकी पोती के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ, पर दादी के बिना दोबारा कहे उसने खुद आगे बढ़कर मेरी प्लेट में सब्जी डाली। मैंने अपने होंठ भींचे और कहा, थैंक यू। दादी अपने जमाने में दिल्ली में भी काम कर चुकी थी और उन्हें ट्रेडिशनल ताकत वाले सूप बनाने का बड़ा शौक था। खाना खत्म होने के बाद वह खुद किचन में किसी को हमारे लिए टॉनिक सूप तैयार करने की हिदायत देने चली गई। मैं अंदर जाकर हेल्प करना चाहता था, पर उन्होंने मुझे किचन से बाहर धकेल दिया। मेरे पास सोफे पर बैठने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वहां जियांग, नैनियन और शेन किंगली भी थे। एक अपने फोन पर ऑफिस का काम निपटा रही थी तो दूसरी अपने लुबन लॉक खिलौने से खेल रही थी। दोनों एकदम शांत थे, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसी समय सू वानचिंग ने मुझे किसी काम के सिलसिले में कांटेक्ट किया। उसने जो भेजा था मैंने उसे देखा और तुरंत रिप्लाई किया। मैं काम में इतना खो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि दादी कब किचन से बाहर आ गई। पर शेन किंगली अपना फोन साइड रख चुकी थी। मैंने भी हड़बड़ी में अपना फोन नीचे रखा। दादी ने हम तीनों की तरफ देखा और एक बेबस सांस ली। तुम लोग भी ना। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह आगे आई, मेरे पास सटकर बैठी और पूछने लगी कि मैं किस काम में बिजी हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि पुरानी कंपनी का थोड़ा काम है। दादी ने शेन किंगली की तरफ उंगली उठाए और हूं करके बोली, अगर काम है तो इसके साथ डिस्कस क्यों नहीं करते, या ये यहाँ सिर्फ सजावट के लिए बैठी है। मैं रुक गया और शेन ग्रुप से अपने इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं बोला। दादी ने तुरंत टॉपिक चेंज किया और फिर शेन किंगली और मुझे अपने साथ गार्डन में वॉक पर ले गई। वॉक से लौटने के बाद उन्हें नींद आने लगी थी। उन्होंने हमसे कहा, मैं पहले नहाकर रेस्ट करने जा रही हूँ। जब सूप रेडी हो जाए तो तुम दोनों पीना मत भूलना। मैं हाँ कहने ही वाला था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि उनका मतलब था कि वह आज रात यही रुकने वाली हैं। मैं एक पल को सन्न रह गया और शेन किंगली की तरफ देखा। उसे शायद अंदाजा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। दादी के थोड़ा दूर जाने के बाद वह बोली, दादी ने कहा है कि वह कुछ दिन यहीं रुकेंगी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और सीधे किचन की तरफ चली गई। नैनियन ऊपर से दौड़ती हुई आए और मुझे अपना लेगो सेट पूरा करने के लिए ऊपर खींच ले गई। मैंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा उसके साथ वक्त बिताया, जिसके बाद आंटी लियू सूप का कटोरा लेकर मेरे पास आई। सर, सूप रेडी है। दादी ने कहा है कि गर्म गर्म ही पी लेना। उन्होंने एक कटोरा नीचे रखा। मैंने उसे लिया। ठीक है, थैंक यू। वह चली गई और दूसरा कटोरा शेन किंगली को देने चली गई। मैंने गर्म सूप पिया और फिर नैनियन को नहाने के लिए भेजा। चूंकि दादी घर पर रुकी हुई थी, इसलिए मैं चाहकर भी नैनियन के कमरे में नहीं सो सकता था। मैं वापस अपने कमरे में गया। शेन किंगली वहां नहीं थी, वह शायद अभी भी स्टडी रूम में थी। सू वानचिंग ने जो मटेरियल भेजा था मैंने अभी उसे हैंडल नहीं किया था। मैंने जल्दी से कुछ हिस्सों का रिप्लाई किया, पर अभी भी कुछ डाउट्स थे। मैं सोचते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया।
जब मैं नहा कर चुका तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने नाइट सूट्स लाना भूल गया हूँ। मुझे लगा शेन किंगली अभी वापस नहीं आई होगी, इसलिए मैंने सीधे बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। पर जैसे ही मैंने कदम बाहर निकाला, मेरी नज़र सीधे शेन किंगली से टकराई। उसने मुझे ऊपर से नीचे 2 बार देखा और फिर अपनी नज़रें फेर लीं। मैं मुड़ा और वॉक इन क्लोजेट की तरफ चला गया। कपड़े पहनकर जब मैं बाहर आया तो वह अभी भी कमरे में ही थी। मुझे लगा हमारे बीच बात करने के लिए कुछ है नहीं। मैंने उसे एक नज़र देखा, उसके पास से गुजरा और सीधे बेड पर सोने चला गया। मेरा मन एकदम शांत था और मुझे जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो बेड पर मैं अकेला था। फ्रेश होकर और कपड़े चेंज करके मैं नीचे गया। दादी पहले ही उठ चुकी थी। मुझे देखकर वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी शेन किंगली बाहर से लौट आए। उसने व्हाइट कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था और उसके बाल पसीने से हल्के भीगे थे। लग रहा था वह अभी रनिंग करके आए हैं। उसने दादी को देखा और उन्हें ग्रीट किया, पर दादी हम दोनों को देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। दादी, अगर मैं और शेन किंगली जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। मेरे बगल में खड़ी शेन किंगली ने शांत लहजे में कहा, मैंने फार्माकोलॉजी दवाइयों का विज्ञान पढ़ी है दादी। वह सूप हम पर काम नहीं करेगा। इतना कहकर वह मुड़ी और ऊपर चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादी ऐसा कुछ करेगी। मैंने माथे पर बल लाते हुए उन्हें देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, दादी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, जाओ चुन, मुझे एक और परपोता चाहिए। अगर तुम्हें टाइम मिले तो किंगली के साथ थोड़ी और मेहनत करो, समझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही शेन किंगली कल रात मेरी हेल्प करने के लिए मान गई थी, पर हमारे बीच अब दोबारा साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और जहां तक एक और बच्चे की बात थी, वह तो बिल्कुल नामुमकिन था। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी जियांग नैनियन भी नीचे आ गई। उसे देखकर मुझे तुरंत याद आया कि वह जी मिंगशुआन को कितना पसंद करती है और उसकी कितनी इज्जत करती है। मेरा चेहरा थोड़ा उतर गया। नाश्ते के दौरान शेन किंगली हमेशा की तरह मेरे बगल में ही बैठी, पर हम में से किसी ने खुद आगे बढ़कर बात शुरू नहीं की। कल मैं नैनियन को स्कूल छोड़ने गया था। आज उसने शेन किंगली से चलने को कहा। वह मान गई। ठीक है बेटा। दादी ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो किंगली, झाओ चुन को भी साथ ले जाओ। वैसे भी रास्ता तो सेम ही है। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। कोई जरूरत नहीं है दादी। इसकी काफी मीटिंग्स और सोशल एंगेजमेंट्स रहती हैं। यह अक्सर कंपनी में नहीं रुकती। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो थोड़ा इनकन्वीनियंट अजीब हो जाएगा। दादी नहीं माई, अगर इसकी मीटिंग्स हैं तो रहने दो। काम के बाद अगर तुम्हारे पास गाड़ी ना हो तो बस पहले से फोन कर देना और ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही दादी ने फैसला सुना दिया। चलो, अब यही फाइनल रहा। मैंने शेन किंगली की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली, जिसका साफ मतलब था कि वह एग्री कर रही है। नाश्ते के बाद मेरे पास शेन किंगली की कार में नैनियन के साथ बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नैनियन बहुत कंफर्टेबल होकर अंदर बैठ गई। चूंकि आज मैं और शेन किंगली दोनों उसे छोड़ने जा रहे थे, इसलिए वह बहुत खुश दिख रही थी। नैनियन के बैठने के बाद मैं भी अंदर जाने ही वाला था कि शेन किंगली ने अचानक कहा, तुम उस साइड बैठो। मैं एक पल को रुका। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं घूमकर दूसरी तरफ चला गया। ड्राइवर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। नैनियन हम दोनों के बीच में बैठी थी। शेन किंगली को शायद कुछ काम था। वह फोन थामे लगातार मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। मैं सीधे सामने देख रहा था। इसी बीच नैनियन शेन किंगली की गोदी में चढ़ गई और उसके फोन को ताकने लगी। ये तो अंकल जी हैं। शेन किंगली का ध्यान फोन पर ही था। उसने धीरे से हो कहा। शायद उसे याद आ गया था कि मैं भी वहीं मौजूद हूं। मैंने नोटिस किया कि नैनियन ने चुपके से 2 बार मेरी तरफ देखा और फिर वापस शेन किंगली के फोन को देखने लगी। पता नहीं कितना समय गुजर गया, आखिरकार नैनियन का स्कूल आ गया। मैं उसे अंदर छोड़ने के लिए कार से उतरा। शेन किंगली कार में ही बैठी रही, वह हिली तक नहीं। पहले जब शेन किंगली और जी मिंगशुआन नैनियन को स्कूल छोड़ने आते थे तो वह मिंगशुआन के साथ कार से उतरती थी और बच्ची का हाथ टीचर को सौंपती थी। अब जब मेरी बारी आई तो मुझे नहीं पता था कि वह सच में बिजी थी या सिर्फ पब्लिक में मेरे साथ खड़ा होना नहीं चाहती थी। ये सोचते हुए मैंने कार में बैठी शेन किंगली की तरफ देखा और कहा, तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में कंपनी के लिए ऑटो या टैक्सी ले लूंगा। ये सुनकर उसने अपना सिर घुमाया, मेरी तरफ देखा और बोली, रास्ता सेम ही है। आखिर में मैंने आगे कुछ नहीं कहा। नैनियन को टीचर के साथ स्कूल के अंदर जाते देखने के बाद मैं मुड़ा और वापस कार में बैठ गया। पूरे रास्ते हमारे बीच अजीब सी खामोशी छाई रही। जब चांगमो के ऑफिस पहुंचने में लगभग 10 मिनट बचे थे, तभी सु वानचिंग ने मुझे कुछ मटेरियल भेजा। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया और मैं काम में इतना खो गया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि गाड़ी चांगमो की बिल्डिंग के सामने आकर रुक चुकी है। जब शेन किंगली ने कहा, हम पहुंच गए हैं, तब जाकर मैं होश में आया। उसकी कार एक लग्जरी बेंटली थी जो एंट्रेंस पर खड़ी होकर सबका ध्यान खींच रही थी।
मैं फालतू का अटेंशन नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुरंत नीचे उतरा। गाड़ी कुछ ही देर में वहां से निकल गई और मैं मुड़कर कंपनी के अंदर चला गया। दोपहर में सु वानचिन का एक पार्टनर के साथ लंच का प्लान था और मैं भी उसके साथ हो लिया। जब हमारी कार रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में एंटर हुई तो सामने मुझे शेन किंगली दिखी। वह अभी अभी कार से उतरी थी। उसी पल जी मिंगशुआन भी अपनी गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी पार्क करने के बाद सु वानचिन ने भी उन्हें देख लिया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या इत्तेफाक है यार, मैंने बेबसी से कहा। हाँ। तभी मेरी नज़र जी लिहाई और शियांग रूफांग पर पड़ी। वे लोग शायद पहले ही आ चुके थे और शेन किंगली व जी मिंगशुआन का वेट कर रहे थे। उन्हें आता देख वे तुरंत उनका स्वागत करने आगे बढ़े। कार के अंदर सु वानचिन ने पूछा, क्या हमें उतरना चाहिए या उनके जाने का वेट करें? मैंने कहा, चलो उतरते हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है जो मैं उनसे छिपता फिरूं। जब हम कार से बाहर आए तो जी मिंगशुआन और शेन किंगली का मुंह हमारी तरफ ही था। उन्होंने तुरंत हमें नोटिस कर लिया। शेन किंगली का चेहरा एकदम शांत था, कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसने बस एक सरसरी नज़र हम पर डाली और अपनी आंखें हटा ली। पर जब जी मिंगशुआन ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत उतर आई। पहले जब वह मुझे देखता था तो उसका बर्ताव रूखा होता था, पर इस तरह सीधे दुश्मनी वाला नहीं होता था। उसके इस रिएक्शन की वजह मुझे लगता है ये थी कि शेन किंगली ने उसे अपने चाचा और बाकी लोगों को मेरे मामा के घर के सामने वाले विला में शिफ्ट होने से मना करने को कह दिया था। शेन किंगली ने वाकई उसे कह दिया था और वह मान भी गया था, क्योंकि यह उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाया था वह ये थी कि मैंने इस काम के लिए शेन किंगली से हेल्प मांगी थी। वह नहीं चाहता था कि मेरे और शेन किंगली के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट हो। ये सोचते ही जी मिंगशुआन के चेहरे का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त जी मिंगशुआन के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर जी लिहाई को कुछ अजीब लगा और उसने भी उसी तरफ देखा। मुझे वहां खड़ा देख उसके माथे पर भी बल आ गया। दूसरी तरफ शियांग रूफान के लिए ऐसा नज़ारा बिल्कुल नया था। शेन किंगली जी मिंगशुआन को कितना मानती है ये सोचकर उसने मेरी तरफ एक घमंड भरी लुक दी। पर चूंकि शेन किंगली भी वहीं मौजूद थी इसलिए उसने कोई जल्दबाजी नहीं की और चुप रही। लेकिन जी मिंगशुआन खुद को रोक नहीं पाया। वह सीधा आगे बढ़ा, पर वह मुझसे नहीं बल्कि सु वानचिन से बात करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट सु, क्या इत्तेफाक है। मैं काफी समय से आपको लंच पर इनवाइट करने की सोच रहा था, पर आजकल काम की मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सु वानचिन ने एक फॉर्मल सी स्माइल दी। हाँ, वाकई काफी बड़ा इत्तेफाक है। वैसे मिस्टर जी, आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी इंसान हैं। जी लिहाई भी सु वानचिन के साथ अच्छे टर्म्स बनाना चाहता था, सो मिंगशुआन को पहल करते देख वह भी तुरंत सु वानचिन को ग्रीट करने आगे आ गया। शेन किंगली ने भी कोई एतराज नहीं जताया और वह भी उनकी तरफ बढ़ गई, जिसके पीछे पीछे जी लुलान भी हो ली। सु वानचिन से हेलो हाय करने के बाद जी लिहाई की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने आवाज दी, झाओ चुन। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। उन सबने अपना पूरा ध्यान सु वानचिन पर लगा दिया। सु वानचिन को ग्रीट करने के बाद उनमें से किसी ने मेरी तरफ एक निगाह तक नहीं डाली और वे सीधे शेन किंगली के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। सु वानचिन तो ये सब देखकर ही अपना सिर पकड़कर बैठ गई। यार, इन्होंने तो तुम्हें पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया। मैंने बेहद शांत लहजे में कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। उस रात मुझे ऑफिस में लेट तक काम करना था। शाम के लगभग 7 बजे बड़ी दादी का फोन आया। वे पूछ रही थी कि मैं कब तक घर लौटूंगा। वैसे तो दादी घर पर थी तो मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, पर मेरे दिमाग में कई ऐसे आइडियाज थे जिन्हें मैंने अभी तक पेपर पर नहीं उतारा था और मैं काम अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी दादी, आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है तो मुझे लौटने में देर हो जाएगी। दादी ने एक ठंडी सांस ली। तुम भी बिजी हो और वह भी बिजी है। तुम दोनों अगर ऐसे ही रहोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी। आई एम सॉरी दादी। फोन रखने के बाद मैं रात के 10 बजे तक काम करता रहा और उसके बाद ही कंपनी से निकला। आज मैं अपनी गाड़ी से नहीं आया था और आधे घंटे पहले ही ड्राइवर बुक कर दिया था, जो इस समय तक नीचे पहुंच चुका होगा। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि ड्राइवर वाकई वहां खड़ा था, पर वह मेरा बुक किया हुआ ड्राइवर नहीं था। वह शेन किंगली की गाड़ी थी और उसका ड्राइवर गेट पर था। शेन किंगली खुद बैक सीट पर बैठी हुई थी। मुझे वहां बिना हिले खड़ा देख उसने कार का शीशा नीचे किया और बोली, दादी ने मुझे तुम्हें पिक करने भेजा था। ये सुनकर मैं घूमकर गाड़ी के अंदर बैठ गया, ठीक उसी सीट पर जहां सुबह बैठा था। कार धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ गई और अंदर फिर से वही अजीब सा सन्नाटा छा गया। शेन किंगली अपने फोन में बिजी थी, पर मुझे अचानक एक बात याद आई और मैंने पूछ लिया, क्या वे लोग मान गए। दोपहर में जब मैं जी मिंगशुआन से मिला था तो उसका मुंह उतरा हुआ था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मान गया है, पर बाकी घरवाले। शेन किंगली का ध्यान अभी भी फोन पर ही था। उसने कहा, हाँ वे मान गए।
मैं एक पल को रुका, फिर हिम्मत करके पूछा, मैं वह विला खुद खरीदना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? मैं आगे के लिए कोई नया ड्रामा नहीं चाहता। शेन किंगली ने टाइपिंग रोकी और मेरी तरफ देखा, ठीक है। ये सुनते ही मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। जब हम घर पहुंचे तो दादी अभी तक सोई नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि मैं सच में शेन किंगली की कार से ही वापस आया हूं, तब जाकर उन्हें तसल्ली हुई और वह अपने कमरे में रेस्ट करने चली गईं। ऊपर पहुंचकर मैंने मामा को फोन किया और पूरी अपडेट दे दी। मामा से बात खत्म होते ही सु वानचेन का कॉल आ गया। लगभग आधे घंटे बाद जब मैं वापस अपने कमरे में गया तो देखा कि शेन किंगली नहाकर बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाए कुछ पढ़ रही थी। मुझे अंदर आता देख उसने बुक से नजरें हटाईं, मुझे एक पल देखा और वापस पढ़ने लगी। मैंने भी अपनी नजरें घुमाईं और वॉशरूम चला गया। मैं जैसे ही बेड पर लेटा, उसने तुरंत बुक साइड में रखी, लाइट ऑफ की और सोने के लिए लेट गई, जैसे वह इतनी देर से सिर्फ मेरे आने और लाइट बंद करने का वेट कर रही हो। मैं एक पल को ठिठका, पर फिर सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, और मुझे जल्दी ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह दादी फिर से चाहती थी कि शेन किंगली मुझे ऑफिस ड्रॉप करे, पर मैंने साफ मना कर दिया। दादी, आज बाहर मेरा एक अपॉइंटमेंट है, गाड़ी के बिना जाना थोड़ा मुश्किल होगा। दादी ने शेन किंगली की तरफ देखा, वे चाहती थी कि वह खुद आगे बढ़कर मुझे ड्रॉप करने की बात कहे, पर शेन किंगली ने बिना उनकी बात पर ध्यान दिए चुपचाप अपना नाश्ता जारी रखा। अपनी पोती का ये रुख देखकर दादी ने भी ज्यादा जिद नहीं की। सच तो ये था कि आज मेरा बाहर कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि मुझे दोबारा उसकी गाड़ी में न बैठना पड़े और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उस दिन मैं रात के 9 बजे तक ऑफिस में काम करता रहा और फिर खुद ड्राइव करके घर लौटा। घर पहुंचकर मैं हैरान रह गया क्योंकि शेन किंगली पहले ही आ चुकी थी। वरना किसी खास काम के बिना वह इतनी जल्दी कभी घर नहीं लौटती थी। वह बेडरूम में नहीं थी। मैंने लाइट ऑन की तो मेरी नज़र डेस्क पर रखे एक रेड बुकलेट लाल कागज पर पड़ी। मैं सन रह गया। भले ही हम एक बेडरूम शेयर करते थे, पर बेड की लेफ्ट साइड उसकी थी और मैं कभी बिना वजह उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाता था। राइट साइड मेरी थी और वह भी मेरी चीजों से दूर रहती थी। हमारा कमरा हमेशा एकदम परफेक्टली सेट रहता था, कभी कोई चीज इधर उधर नहीं होती थी। इसलिए ये लाल कागज यहाँ गलती से तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। मैं आगे बढ़ा और जब उसे उठाकर देखा तो वह प्रॉपर्टी के पेपर्स, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट थे। मेरे दिमाग में तुरंत बात आ गई और मैंने उसे खोलकर देखा। वो सच में मामा के घर के सामने वाले विला की रजिस्ट्री थी और ओनरशिप की लाइन में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं अभी कुछ समझ पाता कि तभी शेन किंगली कमरे में आ गई। कदमों की आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। मैंने सीरियस होकर कहा, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लिए हैं, थैंक यू। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने आगे कहा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं इस विला के पैसे तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। इसकी कीमत कम से कम 20-30 करोड़ तो होगी ही, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी भौहें चढ़ाईं, तुम मुझे पैसे वापस करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। उसने अपना बैग साइड में रखा और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपना ब्रेसलेट उतारा और बाथरूम की तरफ चली गई। मैं उसके जाते हुए साई को देखता रह गया। मैंने आगे कोई बहस नहीं की और पेपर्स को दराज के अंदर रख दिया। अगले कुछ दिनों में हम दोनों ही अपने कामों में बहुत बिजी रहे, जिसकी वजह से मैं नैनियन से ज्यादा नहीं मिल पाया। दोपहर में उसका फोन आया। वह शिकायत कर रही थी कि मैंने काफी समय से उसे स्कूल से पिक नहीं किया है। उसकी बातें सुनकर और ऑफिस का काम निपटा देख मैं उस दोपहर जल्दी निकल गया ताकि उसे स्कूल से ले सकूं। उसने ये भी कहा कि उसका मेरे हाथ का बना खाना खाने का मन है। घर पहुंचकर मैंने कपड़े चेंज किए और किचन में चला गया। चूंकि मैं जल्दी आ गया था तो दादी भी बहुत खुश थी और उन्होंने मुझसे खुद ही खाना बनाने को कहा। फिर उन्होंने शेन किंगली को फोन मिलाकर डिनर के लिए घर आने को कहा। फोन पर शेन किंगली ने मना कर दिया, दादी, कंपनी में अभी थोड़ा काम बाकी है जो मुझे निपटाना है। दादी का मूड खराब हो गया, पर फोन रखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, झाओ चुन, तुम बाद में शेन किंगली के लिए ऑफिस खाना देने चले जाना। मैंने मना किया, दादी, जब वह काम कर रही है तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे इतना बोलते ही दादी ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया, काम चाहे जितना हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। बस यही फाइनल रहा। उनका रवैया देखकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। पर अगर मुझे उसे खाना देने जाना भी था तो मुझे ये तक नहीं पता था कि वह इस वक्त किस ऑफिस में है। मैं कहाँ जाता? ऊपर से काम खत्म करने के बाद शायद उसका कोई और प्लान हो, ऐसे में मेरा खाना लेकर जाना बेकार जाता। ये सोचकर मुझे मौका मिला तो मैं ऊपर गया और सीधे शेन किंगली को फोन किया। थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाया। क्या बात है? मैंने कहा, दादी चाहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर ऑफिस आऊं। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने आगे जोड़ दिया, क्या तुम्हारा बाहर का कोई प्लान है? अगर ऐसा है तो मैं दादी को संभाल लूंगा। शेन किंगली जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, पीछे से जी मिंगशुआन की आवाज आए, किंगली, खाना आ गया है।
शेन किंगली ने उससे कहा ठीक है, और फिर फोन पर मुझसे बोली, मेरा यहाँ डिनर का अरेंजमेंट हो चुका है, तुम दादी से कह देना। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं समझ गया, मैं दादी को बोल दूंगा। इसके बाद उसने फोन काट दिया। मैं नीचे गया और दादी से कह दिया कि शेन किंगली का डिनर का प्लान पहले से फिक्स है। उस रात शेन किंगली घर नहीं आई। अगली सुबह जब दादी को पता चला कि वह रात भर बाहर थी, तो वे काफी अपसेट हो गईं। किंगली को काम से चाहे जितनी फुर्सत न हो, क्या उसके पास घर आने का भी टाइम नहीं है। मैं बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। वह बिजी थी तो घर आने का टाइम तो निकाल ही सकती थी, पर कल फोन पर जी मिंगशुआन की आवाज सुनने के बाद मुझे अच्छे से अंदाजा था कि वह घर क्यों नहीं आई। उसके पास जाने के लिए इससे बेहतर जगह जो थी। अगले 2 सालों के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वे पिछले 2 दिनों में फाइनल हो चुके थे। फिर भी सू वानचिंग ने हमारे आइडियाज को कंपाइल करके मिस झोऊ को भेज दिया ताकि वे अपना फीडबैक दे सकें। उसी दोपहर उनका फोन आ गया, आइडियाज काफी अच्छे हैं। मिस झोऊ की तारीफ सुनकर सू वानचिंग और मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। उन्होंने आगे कहा, तुमने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें न तो तुम्हारा पुराना बेस गायब है और न ही पिछले कुछ सालों में इस फील्ड में हुए नए डेवलपमेंट्स छूटे हैं। बहुत बढ़िया। ये कमेंट साफ तौर पर मेरे लिए ही था। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मिस झोऊ ने ठंडे लहजे में आगे कहा, पर तुम अभी भी बहुत लापरवाह हो। पढ़ाई और काम के रास्ते पर अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब तुम पीछे छूट रहे हो। बल्कि सच कहूं तो तुम पीछे गिर रहे हो। मैंने तुरंत कहा, मैं समझ गया टीचर, पिछले सालों में जो कुछ भी मुझसे मिस हुआ है, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिस झोऊ हमेशा बहुत ही नपे तुले अंदाज में सिखाती थी। आज जब मुझे लगा कि उनके पास थोड़ा टाइम है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, टीचर क्या आज रात आपके पास टाइम है? मैं आपके साथ लंच या डिनर करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, सू वानचिंग ने भी काफी समय से उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। मेरी बात सुनते ही सू वानचिंग ने भी एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। हाँ हाँ टीचर, क्या आप फ्री हैं? पर मिस झोऊ ने कहा कि उनका प्लान पहले से फिक्स है, टाइम नहीं है। सू वानचिंग का चेहरा उतर गया और मेरा भी। मैं पूछने ही वाला था कि वे कब फ्री होंगी ताकि हम किसी और दिन का प्लान कर सके, कि तभी मिस झोऊ ने आगे कहा, जिसने मुझे आज इनवाइट किया है वह शेन किंगली है। मैं सन रह गया और सू वानचिंग भी चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखा और दबी आवाज में पूछा, टीचर प्रेसिडेंट शेंग आपसे मिलने क्यों आ रही हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं? मिस झोऊ ने कहा, वह किसी से मिलवाना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की और फोन काट दिया। सू वानचिंग ने मेरी तरफ देखा और बोली, यार तुम्हारी वाइफ टीचर से जिस इंसान को मिलवाना चाहती है, कहीं वह जी मिंगशुआन तो नहीं? पिछली बार जब उसका जी फैमिली से पास्ट का सामना हुआ था तो उसे पता चला था कि उनकी भी अपनी एक टेक कंपनी है। जी मिंगशुआन पहले चांगमो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यू के लिए काम करना चाहता था, जिसे बाहर के लोग मिस झोऊ की टीम का क्रिएशन मानते थे। अब जब जी मिंगशुआन चांगमो में एंटर नहीं कर पाया तो बहुत पॉसिबल था कि वह सीधे मिस झोऊ के पास पहुंच जाए या उनका स्टूडेंट बनने की कोशिश करे। ये सोचते ही सू वानचिंग के मुंह से निकला, शिट, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है और मुझे पक्का लगता है कि यह शेन किंगली की ही चाल है। उसने जी मिंगशुआन के चाची और बाकी घरवालों को मामा के सामने वाले विला में शिफ्ट होने से रोका था, तो यह शायद उसी का हर्जाना था। आखिर मिंगशुआन के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स थी वह मेरी हेल्प ऐसे ही थोड़े न करती। सू वानचिंग ने माथे पर बल लाते हुए कहा, अगर उसने सच में अपनी ताकत छुपा रखी है तो क्या मिस झोऊ मान जाएंगी? टीचर भले ही बाहर से कितनी भी सख्त दिखती हो, पर अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हैं और सिद्धांतों की पक्की हैं। अगर जी मिंगशुआन में काबिलियत हुई, उसका टैलेंट और लुक्स वाकई इंप्रेसिव थे, तो मिस झोऊ सिर्फ मेरे और उसके आपसी झगड़े की वजह से उसे मना नहीं करती। मैंने खुद को शांत किया, चलो पहले हम अपने काम पर फोकस करते हैं। उस रात मैं घर थोड़ा देर से पहुंचा। बड़ी दादी पहले ही सोच चुकी थी। मैं बेडरूम में गया और शॉवर लेकर बाहर आया तो मेरा सामना शेन किंगली से हुआ। वो सच में घर वापस आ चुकी थी। उसे देखकर मेरे कदम रुके और मैंने बस शिष्टाचार के नाते सिर हिलाया। आज वह मिस झोऊ से क्यों मिली थी, इस बारे में मैंने एक शब्द भी नहीं पूछा। शेन किंगली भी चुप रही। उसने बस मुझे देखा और सीधे बाथरूम में शॉवर लेने चली गई। अगली सुबह मेरी आंख थोड़ी लेट खुली। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने दादी को शेन किंगली पर तंज कसते सुना, कल रात जब मैं सोने गई तब 10 बज चुके थे और तुम तब भी घर नहीं आई थी। मुझे लगा तुम्हारा फिर से घर लौटने का कोई इरादा नहीं है। शेन किंगली उनके सामने बैठी शांति से पानी पी रही थी। दादी ने टेबल थपथपाए और नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये चुप रहने का नाटक बंद करो और कुछ बोलो। तभी शेन किंगली ने मुझे नीचे आते देखा। उसने अपना सिर घुमाया, एक नज़र मुझ पर डाली और शांति से बोली, दादी क्या आपने ही मुझसे नहीं कहा था कि आज सुबह मुझे घर पर रहकर आपके साथ बाहर चलना है? दादी ने एक ठंडा सा हुँ किया। मुझे लगा तुम हमेशा की तरह मेरी बातों को हवा में उड़ा दोगी। उसने हल्के से जवाब दिया, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ दादी।
दादी गुस्से के मारे जैसे फटने को थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया। मैं आगे बढ़ा और बैठते हुए पूछा, दादी क्या बाद में कहीं बाहर जाना है? दादी ने बात सुधारी, सिर्फ मैं नहीं, हम सब साथ जा रहे हैं। झाओ चुन, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? आज दादी तुम्हारी पसंद की जगह चलेगी। कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह याद ही नहीं आ रही थी जहाँ सब एंजॉय कर सके। दादी मैं कहीं भी चलूंगा, आप जहाँ बोलेंगी वहीं चलेंगे। दादी के दिमाग में पहले से ही एक जगह फिक्स थी। मेरी बात सुनकर वे बोली, तो फिर चलो हॉट स्प्रिंग चलते हैं। पिछली बार भी हमारा प्लान था पर हम जा नहीं पाए और गुस्से के मारे मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। इस बार मैं किसी खास इंसान से इसकी भरपाई करवा कर रहूंगी। वह खास इंसान यकीनन शेन किंगली ही थी। शेन किंगली का चेहरा एकदम शांत था, वह चुपचाप चाय पीती रही। मैंने अपनी नजरें हटा ली। मैं पहले ही हॉट स्प्रिंग जा चुका था, इसलिए मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पर जब दादी ने कह दिया था तो मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नाश्ता खत्म करके मैंने अपना सामान पैक किया और नीचे आ गया। मैंने नैनियन की सिचुएशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नीचे थोड़ी देर वेट करने के बाद नैनियन और शेन किंगली भी आ गई। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद मैं कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया। शेन किंगली कमरे में नहीं थी। मैं खुद पूल की तरफ जाने ही वाला था कि तभी बगल के कमरे से दादी मुस्कुराती हुई आई और मुझसे बोली, जाओ चुन, किंगली लेफ्ट साइड वाले छोटे पूल में है, तुम भी जाओ। लेफ्ट साइड वाला पूल काफी छोटा था, जिसमें मुश्किल से 2 या 3 लोग ही बैठ सकते थे। अगर मैं और शेन किंगली दोनों उसमें बैठते तो बिना पैर फैलाए भी हमारे शरीर एक दूसरे से टच हो जाते। दादी साफ तौर पर चाहती थी कि हमारे बीच की दूरियां कम हो। आखिर कपड़े बहुत कम होते हैं और ऐसे में एक लड़का और लड़की अकेले हों तो नजदीकियां बढ़ना लाजमी था। दादी मुझे अंदर भेजकर ही मानने वाली थी, इसलिए मेरे पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जब मैं वहां पहुंचा तो शेन किंगली अपना बाथरोब उतारकर पूल के अंदर बैठी हुई थी। मुझे आता देख उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उसके इनवेयर्स उसकी लोअर बॉडी से पूरी तरह सट चुके थे। मैं पूल के किनारे पहुंचा और बिना कुछ शो किए अपना सामान साइड में रखा। फिर मैंने अपना बाथरोब उतारा। वह मुझे किस तरह देख रही है, इस पर बिना ध्यान दिए मैं पानी के अंदर उतरा और उससे लगभग 2 लोगों की दूरी बनाकर बैठ गया। शेन किंगली ने अपनी नजरें हटा ली। हम दोनों एकदम खामोश थे। मेरी साइड की नजर से मुझे उसका गोरा और अट्रैक्टिव बदन साफ दिख रहा था। मैंने अपनी आंखें थोड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। मुझे लगा कि हम ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे, पर तभी उसने मुझसे कुछ खाने के लिए पूछा और एक ट्रे मेरी तरफ सरका दी। मैंने एक पेस्ट्री उठाई, उसका टेस्ट लिया और एक बाइट खाकर ट्रे वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी साइड का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ था। जब मैंने ट्रे सरकाई तो मुझे उसकी अट्रैक्टिव फिगर साफ दिखी, पर मेरे अंदर कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ। मैंने बिना किसी को पता चले अपनी नजरें हटा ली। इस मौसम में हॉट स्प्रिंग में बैठना बहुत ही रिलैक्सिंग था। थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे सुकून के मारे नींद आने लगी। मैं खड़ा हुआ और शेन किंगली से कहा, मैं पहले बाहर निकल रहा हूँ। फिर मैंने बाथरोब पहना और वहां से हट गया। जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने देखा कि वह भी पूल से बाहर निकल रही थी। जब मैं लिफ्ट से ऊपर जाने ही वाला था तभी रास्ते में दादी मिल गई। दादी ने कंफ्यूज होकर पूछा, अरे इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? वे कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से शेन किंगली भी आती दिखी, जो ऊपर कपड़े चेंज करने जा रही थी। दादी यकीनन हमारे बीच कुछ होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर हमारे बीच की दूरी देखकर वे समझ गईं कि कुछ नहीं हुआ। मेरी सारी मेहनत फिर से पानी में चली गई। उन्होंने एक बेबस सांस ली। दादी ने मेरा हाथ थपथपाया और बोली, मेरा एक दोस्त यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, उसका अभी फोन आया था। मुझे थोड़ी देर के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तुम लोग यहीं रुको और एंजॉय करो। फिर उन्होंने शेन किंगली की तरफ देखकर कहा, झाओ चुन को परेशान मत करना, समझे? शेन किंगली ने सिर हिलाया, जी दादी, समझ गई। उसी समय दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर से जी किंगयू बाहर आए। जी किंगयू को वहां देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह भी इस रिजॉर्ट में आ जाएगी। पर दादी और शेन किंगली के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। साफ था कि उन्हें पहले से पता था कि वह आने वाली है। मुझे देखते ही जी किंगयू ने अपनी भौहें चढ़ाईं, फिर बहुत गर्मजोशी से दादी से बोली, हेलो दादी, आप अभी से जा रही हैं क्या? लंच करके जाए ना। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे टर्म्स थे और दादी ने उसे बचपन से देखा था, सो वे प्यार से बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम लोग आपस में एंजॉय करो। हम सब उन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर आए। कार के आगे बढ़ते ही जियांग नैनियन ने खुशी से उछलते हुए पूछा, आंटी जी, आप यहाँ कैसे? जी किंगयू ने नीचे झुककर नैनियन के सॉफ्ट गालों को खींचा, तुम्हारी मम ने ही तो मुझे बुलाया है बेटा। मैंने दादी को हेलो कहा और तुरंत यहाँ आ गई। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नैनियन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, तो मम ने आपको बुलाया था? जी किंगयू मुस्कुराए और बोली, हाँ, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बड़ी दादी जा रही हैं
तो मैंने आंटी लियू बाय और अंकल जी मिंगशुआन को भी इन्फॉर्म कर दिया। वे लोग भी निकल चुके हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। खुश हो ना? ये बोलते बोलते उसने जानबूझकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी नज़रों को नोटिस किया और मैं समझ गया कि वही ये सब जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए कह रही थी। नैनियन तो यकीनन बहुत खुश थी। वह हाँ में सिर हिलाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि मैं भी वहीं खड़ा हूँ। वह झिझकी और उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। मैंने ऐसे प्रिटेंड दिखावा किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, उसके सिर को सहलाया और कहा, तुम लोग एंजॉय करो बेटा, डैड अब वापस निकल रहे हैं। इतना कहकर मैंने न तो शेन किंगली की तरफ देखा और न ही जी किंगयू की तरफ, और सीधे मुड़कर वहां से चला गया। मेरी बातें सुनकर जी किंगयू का चेहरा एकदम उतर गया और वह रूखेपन से मुझे देखने लगी। पर चूंकि जियांग नैनियन अभी भी वहीं खड़ी थी, वह खुलकर कुछ बोल नहीं पाए। इसलिए उसने धीरे से शेन किंगली के पास सरक कर दबी आवाज में पूछा, यार ये क्या चक्कर है भाई? शेन किंगली के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, उसने बस इतना पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली आए हो? जी किंगयू ने अपनी भौहें चढ़ाई, अकेली क्यों आऊंगी यार? हॉट स्प्रिंग का इतना बढ़िया मौका हो और कोई अकेला आए। मैं तो अपने डार्लिंग को साथ लाई हूँ। बोलते बोलते वह अचानक रुकी, उसने अपना सिर घुमाया और बोली, एक मिनट रुको, तुम फिर से बात बदल रही हो। शेन किंगली ने इस बात से इनकार नहीं किया, उसने बस सामने इशारा करते हुए कहा, लो तुम्हारा डार्लिंग आ गया। सामने से एक यंग लड़का अपना बाथरोब खोले अपने कड़क एब्स दिखाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने वापस अपने नॉर्मल कपड़े पहने, गोल टेबल पर बैठकर अपना लैपटॉप खोला और पिछली टेक एग्जीबिशन के सारे एग्जिबिट्स को हाल ही में जुटाए मटेरियल के साथ मिलाकर बारीकी से स्टडी करने लगा। आधे घंटे बाद मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया और मैंने तुरंत सू वानचिंग को फोन घुमा दिया। मैंने उससे अपने नए आइडिया के बारे में बताया तो सू वानचिंग की आवाज में एक सीरियसनेस और एक्साइटमेंट दोनों साफ महसूस हो रही थी। तू रुक, मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। फोन रखने के बाद मैंने अपना पूरा फोकस काम पर लगा दिया। पता नहीं कितना समय गुजर गया, तभी अचानक मुझे नीचे से लोगों के बातचीत करने की आवाजें आईं। मेरे कदम थमे, मुझे एहसास हुआ कि शायद बाय जियान और जी मिंगशुआन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं खड़ा हुआ और मैंने कमरे की खिड़की बंद कर दी। इस बीच मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, सो मैंने इंटरनल फोन उठाकर अपने लिए कमरे में ही खाना मंगवा लिया। रिजॉर्ट का स्टाफ बहुत जल्दी खाना लेकर ऊपर आ रहा था। जब वे लॉबी से गुजरकर लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें शेन किंगली और बाकी लोग मिल गए। जी किंगयू ने पूछा, अरे ये खाना किसके लिए जा रहा है? स्टाफ ने तुरंत पोलाइटली जवाब दिया, मैम ये सर ने ऑर्डर किया है। स्टाफ जिसे सीधे सर कहकर बुलाता था वही यकीनन मैं ही था। स्टाफ के जाने के बाद वह मुस्कुराए और बोली, चलो इसका मतलब हमें बाद में उसे लंच के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है। पर शेन किंगली ने शांत लहजे में कहा, नहीं, हमें उसे बुलाना चाहिए। ये सुनकर जी मिंगशुआन एक पल को सन रह गया, उसने अपने होठ भींचे और शेन किंगली की तरफ देखा। बाय जियान और जी किंगयू भी थोड़ी हैरान थी, पर जी किंगयू ने तुरंत हंसकर बात संभाली, वैसे बात तो सही है, बड़ी दादी ने हमें खास तौर पर उसका ख्याल रखने को कहा था। अगर हम उसे बिना बुलाए खाना खा लेंगे और दादी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। आखिर यह शेन फैमिली का अपना प्राइवेट रिजॉर्ट है। ये सुनते ही जी मिंगशुआन के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। उसे लगा था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शेन किंगली सच में मुझसे परेशान थी। जी किंगयू की बात सुनकर बाय जियान ने भी अपनी नजरें हटा ली। उसी समय जियांग नैनियन वहां लौट आए। शेन किंगली ने उसके सिर को सहलाया और कहा, बेटा ऊपर जाओ और अपने डैड को खाने के लिए नीचे बुलाकर लाओ। नैनियन भी एक पल को चौंक गई, उसने पूछा, मम आप चाहती हो कि डैड हमारे साथ खाना खाएं? शेन किंगली ने बस एक हल्का सा हूं किया। नैनियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जी मिंगशुआन की तरफ देखा। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डैड उनके साथ बैठे। अगर डैड नीचे आ जाते तो वह पक्का अंकल जी को ही टारगेट करते और सबका मूड खराब हो जाता। जी मिंगशुआन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, बुला लाओ। नैनियन थोड़ी हिचकिचाई पर ऊपर चली गई। उसने कमरे की घंटी बजाई। मैं कमरे में पहले से ही खाना खा रहा था और जब मैंने मॉनिटर पर देखा कि बाहर नैनियन खड़ी है तो मैंने अपने चम्मच कांटे साइड रखे और दरवाजा खोला। नैनियन बेटा। उसने अपने होठ चबाए, ऊपर मेरी तरफ देखा और बोली, डैड, मम ने कहा है कि आप नीचे चलो, हमारे साथ खाना खा लो। मैंने सीधे मना कर दिया, नहीं बेटा, डैड पहले से ही खाना खा रहे हैं, तुम लोग खाओ। ये सुनते ही नैनियन ने राहत की सांस ली, अच्छा ठीक है, फिर मैं मम को बता देती हूँ। मुझे पता था कि वह यही चाहती थी कि मैं नीचे ना आऊं, मैंने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख लिए थे। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हूँ, जाओ। नैनियन मुस्कुराए, ओके डैड। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए मुड़ी और जाने लगी। पर कुछ कदम चलने के बाद उसे थोड़ी गिल्ट फील हुई, डैड आप अकेले बोर तो नहीं होगे? मैं रुकूं आपके साथ? जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज में साफ हिचकिचाहट और मजबूरी दिख रही थी।
मुझे ऐसी मजबूरी वाली कंपनी की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, डैड को अकेले रहना पसंद है। तुम जाओ। ये सुनते ही उसकी गिल्ट तुरंत गायब हो गई। ठीक है डैड, तो मैं चलती हूँ। और वह तुरंत वहां से भाग गई। मैंने उसके जाते हुए साय को देखा, दरवाजा बंद किया और वापस आकर अपना खाना खाने लगा। नीचे पहुंचकर नैनियन दौड़ती हुई शेन किंगली के पास गई। मम, डैड तो पहले से ही खाना खा रहे हैं, वह नीचे नहीं आएंगे। जी किंगयू ने अपनी भौहें चढ़ाईं और बाय जियान आंखें झुकाए चुप रही। पर जी मिनशुआन के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसे अच्छे से पता था कि मुझमें नीचे आने की हिम्मत नहीं होगी। आखिर यहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता था और नीचे आने का मतलब था सिर्फ सबका मजाक और इग्नोरेंस झेलना। ऐसे में ऊपर दुबके रहना ही मेरे लिए बेहतर था। शेन किंगली ने सिर हिलाया। ठीक है, मम को पता चल गया। उसने दोबारा जिद नहीं की और बाकी सब से बोली, चलो हम खाना शुरू करते हैं। ये सुनकर जी मिनशुआन की स्माइल और बढ़ गई। ऊपर खाना खत्म करने के बाद मैं अपने काम में जुट गया। इस समय तक सु वानचिंग भी घर पहुंच चुकी थी। मेरे दिमाग में कुछ और नए आइडियाज आ चुके थे। मैंने सु वानचिंग को वो सब समझाया और जब उसने मेरा भेजा हुआ मटेरियल देखा तो वह खुशी के मारे उछल पड़ी। शिट यार, तू तो जीनियस है। क्या गजब की समझ है तेरी। छोटे भाई, तू सच में इस फील्ड का उस्ताद है। मुझे पहले से पता था कि तू ये कर दिखाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो अफसोस में अपना सिर पकड़कर चिल्लाए, 7 साल यार, पूरे 7 साल। अगर तू शादी करके गायब न हुआ होता तो आज हमारी कंपनी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी होती। मैं उसकी चिल्लाहट सुन रहा था और मेरे कान का पर्दा फटने को था, सो मैंने फोन को कान से थोड़ा दूर कर लिया। सु वानचिंग को भी एहसास हुआ कि इस खुशी के मौके पर पुरानी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। उसने अपना गला साफ किया और काम की बात पर आए। देख, अगर कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ हम दोनों से काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कंपनी की सु टीम और बाकी टीम को कांटेक्ट किया और उन्हें भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ लिया। सु टीम और बाकी लोग चांदमो में सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए थे, वे सच में कुछ सीखना चाहते थे। हालांकि उनकी स्किल्स सु वानचिंग और मेरे मुकाबले अभी काफी पीछे थी और वे मेन पॉइंट्स को तुरंत कैच नहीं कर पा रहे थे, पर जब सु वानचिंग ने उन्हें थोड़ी देर एक्सप्लेन किया तो वे भी एक्साइटेड हो गए और लेट नाइट तक काम करने के लिए तैयार हो गए। सु वानचिंग और मैं लगातार 4 घंटे तक उनके साथ काम करते रहे और अब डिनर का टाइम होने आया था। सबने डिसाइड किया कि पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं और 2 घंटे बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे। मैंने भी आज का सारा काम कंपाइल किया, कंप्यूटर शटडाउन किया और सोचा कि थोड़ी ताज़ा हवा खाने बाहर निकलूं ताकि दिमाग रिलैक्स हो जाए। साथ ही पहाड़ी से 2-3 बॉक्स सेब भी तोड़ लाऊं ताकि कल सु वानचिंग और बाकी टीम को टेस्ट करवा सकूं। ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा था और मुझे नहीं पता था कि शेन किंगली और बाकी सब कहाँ हैं, सो नीचे जाते वक्त मेरा उनसे सामना नहीं हुआ। मैंने स्टाफ के 2 लोगों को हेल्प के लिए बुलाया और पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस वक्त हवा थोड़ी ठंडी थी। पहाड़ी पर थोड़ी देर वॉक करने और सेब तोड़ने के बाद मेरा दिमाग काफी शांत हो चुका था। इतने सारे लोग साथ थे तो 2-3 बॉक्स सेब बहुत जल्दी भर गए। काम खत्म होने के बाद मैं तुरंत नीचे नहीं उतरा। आज का सूर्यास्त सनसेट बेहद खूबसूरत था, सो मैं वहीं बैठकर नज़ारा देखने लगा। तभी मुझे कदमों की आहट और एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सिर घुमाया तो सामने बाई जियान खड़ी थी। उसने यकीनन उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ मिलूंगा। उस वक्त फोन की स्क्रीन से बच्ची की खुशी से चिल्लाने की आवाज आए, अरे ये तो अंकल हैं। असल में बाई जियान म्याऊं म्याऊं को वीडियो कॉल करके पेड़ पर लगे सेब दिखा रही थी और कह रही थी कि कल वह उसके लिए सेब तोड़कर लाएगी, पर रास्ते में अचानक मैं मिल गया। भले ही पिछले कुछ दिनों में हमारी मुलाकातें हुई थीं, पर मैं अभी भी उससे दूरी बनाकर रखना चाहता था। उसे देखते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे हो गए, पर जैसे ही मेरे कानों में म्याऊं म्याऊं की आवाज पड़ी, मेरा चेहरा थोड़ा सा खिल उठा। बाई जियान ने मेरा ये चेंज नोटिस कर लिया था। वह तुरंत पास नहीं आई, उसने बस दूर से ही कहा, म्याऊं म्याऊं तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम बात करोगे? उस दिन सैनिटोरियम से निकलने के बाद मेरा मन बहुत भारी था और तभी मेरा सामना इन दोनों से हुआ था। भले ही बच्ची मेरे साथ खेलना चाहती थी, पर मेरी नज़र में असल में वह म्याऊं म्याऊं ही थी जिसने मुझे उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकालने में हेल्प की थी। ये सोचते ही मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने फोन आगे बढ़ा दिया। वह जानती थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह खुद पास नहीं आए और 2-3 मीटर की दूरी पर खड़ी रही। मैंने म्याऊं म्याऊं से काफी देर बात की। मुझे पता चला कि वह अपनी नानी के साथ बाहर गई थी, इसलिए वह बाई जियान के साथ इस रिजॉर्ट में नहीं आ पाए। मैंने वीडियो कॉल पर उसे अपनी पसंद का सूर्यास्त दिखाया। लगभग 10 मिनट से ज्यादा बात करने के बाद मैंने फोन बाई जियान को लौटा दिया। बच्ची को बाय करने के बाद बाई जियान ने मुझसे कहा, थैंक यू। मैंने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ा और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। वह भी मेरे पीछे पीछे नीचे आने लगी, पर पूरे रास्ते हमारे बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। जब हम रिजॉर्ट के एंट्रेंस पर पहुंचे तो अंदर जाने ही वाले थे कि सामने जी मिनशुआन मिल गया।
हम दोनों को एक के बाद एक पहाड़ी से नीचे उतरते देख वह एक पल को सन रह गया और उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वह वहां है ही नहीं और उसके पास से गुजरकर सीधे लॉबी में चला गया। जी मिंगशुआन ने पहले मेरे जाते हुए साय को देखा, फिर गुस्से में बाय जियान की तरफ मुड़ा। जियान, तुम भी इसके साथ? बाय जियान ने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, हम बस पहाड़ी पर अचानक मिल गए थे। मैं म्याऊं म्याऊं को सेब के पेड़ दिखाने ऊपर गई थी। जी मिंगशुआन को पहले से पता था कि मैं पहाड़ी की तरफ गया हूं, इसलिए उनका वहां मिलना उसे नॉर्मल लगा। ये सोचकर वह थोड़ा रिलैक्स हुआ और कुछ बोलने ही वाला था कि बाय जियान पहले ही बोल पड़ी, बाकी सब कहाँ हैं? वह मुस्कुराया, वे सब उधर पवेलियन की तरफ हैं। बॉनफायर पार्टी का सारा सामान रेडी है। मैं बस तुम्हें ही बुलाने आ रहा था। वे दोनों साथ साथ पवेलियन की तरफ बढ़ गए। आज रात की बॉनफायर पार्टी में हॉटपॉट स्टाइल चिकन स्कीवर्स, चिकन स्क्यूड और बारबेक्यू का अरेंजमेंट था। साइड में रखी लंबी टेबल पर हर तरह के टॉप क्वालिटी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स सजे हुए थे। सब लोग आग के चारों तरफ इकट्ठा बैठे थे। जब बाय जियान और जी मिंगशुआन लौटे तो मिंगशुआन नेचुरली शेन किंगली के बगल में बैठ गया। जी किंग्यू खुद को रोक नहीं पाई थी और उसने पहले से ही टेस्टी चिकन खाना शुरू कर दिया था। जब वे लोग ऑफिशियली डिनर शुरू करने ही वाले थे तभी किसी को मेरी याद आए और उसने नैनियन से कहा, नैनियन बेटा, एक बार ऊपर जाकर अपने डैड को फिर से बुला लाओ। उनसे कहो कि यहाँ बहुत अच्छा खाना है, वे भी आकर हमारे साथ शामिल हो। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि दोपहर की तरह मैं इस बार भी ऊपर अपने कमरे में ही दुबका रहूंगा और नीचे नहीं आऊंगा, पर फिर भी उन्हें फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही थी। जी मिंगशुआन भी यह बात अच्छे से समझ रहा था। आखिर उनकी तरफ से फर्ज पूरा हो जाएगा, बाकी नीचे आना या ना आना मेरी मर्जी थी। ये सोचकर उसने भी नैनियन से कहा, हाँ बेटा, जाओ बुला लाओ। नैनियन ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकुड़ी। उसका बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि अंदर से वह नहीं चाहती थी कि डैड नीचे आए, पर जब इतने सारे लोग कह रहे थे तो वह मना नहीं कर पाए। वह अपना ड्रिंक साइड में रखने ही वाली थी कि तभी शेन किंगली बीच में बोल पड़ी, मैं जाती हूँ। उसके इतना बोलते ही वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। अपनी बात कहकर शेन किंगली खड़ी हुई और वहां से चली गई। जी किंगयू होश में आए और बोली, वैसे बात तो सही है, किंगली का खुद जाना ज्यादा सिंसियर लगेगा। हर बार बच्ची को भेजना भी ठीक नहीं है, वो थोड़ा पफेंट्री दिखावा लगता है। जी मिंगशुआन को भी बात समझ आ गई थी। शेन किंगली यह सब सिर्फ बड़ी दादी को जवाब देने के लिए कर रही थी। उसका ऊपर मुझे बुलाने जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। आखिर पहले कभी नहीं थी तो अब होना तो नामुमकिन था। पर जियांग नैनियन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे डर था कि अगर मम खुद बुलाने गई हैं तो डैड पक्का नीचे आ जाएंगे। आखिर डैड मम की बात कभी नहीं टाल सकते थे, उनका दिल मम को मना करने की गवाही कभी नहीं दे सकता था। इधर मैं अपने कमरे में लौटकर फोन पर खाना ऑर्डर कर चुका था और लैपटॉप खोलकर बैठा ही था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आए। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि शेन किंगली रूम कार्ड से दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी। मुझे लगा वह अपना कोई सामान लेने वापस आए हैं, सो मैंने बस एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखें हटा ली। मैं जैसे ही वापस कंप्यूटर पर फोकस करने वाला था तभी शेन किंगली की आवाज आए, नीचे बोनफायर डिनर चल रहा है, काफी रौनक है। तुम भी नीचे चलो, थोड़ी देर बैठो। मेरे कदम ठिठक गए। जी किंगयू और बाकी लोगों की तरह मुझे भी यही लगा कि शेन किंगली का खुद मुझे बुलाने आना सिर्फ बड़ी दादी के सामने फॉर्मेलिटी पूरी करना है, इसका कोई और मतलब नहीं था। मैंने हाथ हिलाकर मना किया, मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, अगर दादी पूछेगी तो मैं बात संभाल लूंगा। शेन किंगली के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसकी आंखें मुझ पर ही टिक गईं। भले ही हमारी शादी को इतने साल हो गए थे, पर मुझे अक्सर लगता था कि मैं उसे कभी ढंग से समझ ही नहीं पाया। मैंने अपने होठ भींचे, बुलाने के लिए थैंक यू, पर मेरा नीचे आने का मूड नहीं है। उसने बिना कुछ कहे बस एक स्माइल दी और बोली, ठीक है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। जब वह नीचे पहुंची तो जी किंगयू और बाकी लोग खाना शुरू कर चुके थे। उसे अकेला आता देख वे सब थोड़े हैरान हुए। नैनियन की तरह उन्हें भी लगा था कि अगर शेन किंगली खुद बुलाने गई है तो मेरे मना करने का सवाल ही नहीं उठता। बाय जियान ने पूछा, क्या वह नीचे नहीं आया? शेन किंगली ने बस एक हल्का सा हूं किया। फिर उसने वहां सर्विस कर रहे स्टाफ को हिदायत दी, इस सारे खाने का एक एक पोर्शन तैयार करो और ऊपर सर के कमरे में भिजवा दो। ये सुनकर जी मिंगशुआन ने अपने होठ भींच लिए ऊपर कमरे में। सच कहूं तो भूख मुझे भी लगी थी। जब कमरे की घंटी बजी तो मुझे लगा स्टाफ मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर आया है। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें फूड कार्ट खाने की ट्रॉली के साथ अंदर आने दिया। स्टाफ ने एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर सधाईं, फिर उनके कवर्स हटाकर मुझे हर डिश के बारे में एक्सप्लेन करने लगे। मैंने माथे पर बल लाते हुए कहा, अरे क्या तुमने गलत कमरे में डिलीवरी कर दी है? ये वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था।
हॉटपॉट के तीखे सूप की खुशबू गजब की थी और सामने सी फूड, बीफ और लैम्ब की इतनी वैरायटी सजी थी जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। मेरा उसे खाने का पूरा मन था, पर प्रॉब्लम ये थी कि यह मेरा ऑर्डर था ही नहीं। स्टाफ ने बहुत इज्जत से जवाब दिया, कोई गलती नहीं हुई है सर। ये खाना आपके लिए प्रेसिडेंट शेंग ने ऊपर भिजवाया है। आपने जो ऑर्डर किया था वह भी किचन में बस रेडी होने वाला है और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। मैं सन रह गया, मेरे सामने इतना सारा खाना सजा था जिसे 2-3 लोग मिलकर भी खत्म नहीं कर सकते थे, ऊपर से मेरा अपना ऑर्डर भी आने वाला था। इस वजह से मुझे खाना खत्म करने में काफी टाइम लग गया। जब हमारी मीटिंग का टाइम होने आया तब भी मैं खाना ही खा रहा था। सु वानचिंग ने कुछ मटेरियल्स मांगने के लिए समय से पहले ही वीडियो कॉल मिला दी थी, पर मुझे खाते देख उसने तुरंत पूछा, अरे क्या खा रहा है भाई, दिखने में तो बहुत गजब लग रहा है। मैंने कैमरा घुमाया तो बाकी टीम भी कॉल पर शामिल हो गई। इतना सारा और इतना महंगा खाना देखकर सब सन रह गए। भाई, इतना सारा खाना, और तूने अभी खाना शुरू ही किया है? मैंने सिर हिलाया, नहीं यार, मेरा लगभग हो चुका है। सु वानचिंग हैरान थी, ये सब तूने अकेले के लिए मंगवाया है? मैं थोड़ा रुका, मैंने नहीं ऑर्डर किया था। सु वानचिन को बात समझ आ गई, अच्छा, तेरी वाइफ ने भिजवाया है ना, चलो कम से कम उसमें थोड़ी इंसानियत तो बची है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता था। मीटिंग का टाइम हो रहा था और मेरा पेट काफी भर चुका था, सो मैंने स्टाफ को बुलाकर टेबल साफ करवाए, अपना लैपटॉप उठाया और उनके साथ काम में डूब गया। हम लगातार रात के 10 बजे के बाद तक काम करते रहे। जब मैं और बाकी टीम पूरी तरह फोकस होकर प्रोजेक्ट के एक दूसरे हिस्से पर गहराई से डिस्कस कर रहे थे, तभी बाहर का दरवाजा खुला और शेन किंगली अंदर आए। मैं जहां बैठा था वहां से कैमरा सीधे गेट का एंगल कवर कर रहा था। मैंने तुरंत रिएक्ट किया और कैमरे का रुख दूसरी तरफ घुमा दिया। कैमरे के एंगल और हाइट की वजह से वीडियो कॉल पर बाकी लोगों को बस इतना दिखा कि बाहर से कोई अंदर आया है जिसकी फिगर बहुत अट्रैक्टिव है और चाल ढाल एकदम एलिगेंट और संस्कारी है। वे समझ गए कि वह कोई आम लड़की नहीं है, पर वे उसका चेहरा नहीं देख पाए। शुरू में कंपनी के लोगों को लगता था कि मेरे और सु वानचिन के बीच कुछ पक रहा है, पर बाद में उन्हें पता चला कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा भी है जो अब काफी बड़ा हो चुका है। पर हर कोई मेरी वाइफ को लेकर बहुत क्यूरियस उत्सुक रहता था कि आखिर वह कौन सी लेडी है जिसने मुझ जैसे हैंडसम और काबिल लड़के से शादी की है। अब जब मेरी वाइफ आखिरकार स्क्रीन पर सामने आई थी तो मैंने अचानक कैमरा ही घुमा दिया। सु टिंग और बाकी लोग मुझे छेड़ने ही वाले थे कि तभी शेन किंगली पहले ही बोल पड़ी, अभी तक बिजी हो? मैंने उसकी तरफ देखा, हूँ। उसने हाँ में सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं बोला। उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और शॉवर लेने बाथरूम चली गई। मैं वापस अपने डिस्कशन पर फोकस करने लगा। हमारी टीम का एक लड़का खुद को रोक नहीं पाया और बोला, भाई तुम्हारी वाइफ की आवाज कितनी प्यारी है। वाकई शेन किंगली सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं थी, उसकी आवाज भी बहुत कमाल की थी। उन्हें शेन किंगली की तारीफ करते देख मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। काफी रात हो चुकी थी और भले ही टीम का और काम करने का मन था, पर जरूरत से ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं था। हमने डिसाइड किया कि बाकी का हिस्सा कल या परसों ऑफिस में देख लेंगे, अभी बस इस पार्ट को रैप अप खत्म कर देते हैं। पर सिर्फ काम समेटने में ही काफी टाइम लग गया। जब शेन किंगली नहाकर बाथरूम से बाहर आई तब तक हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी। मुझे बिजी देख वह कुछ नहीं बोली, पर तभी जियांग नैनियन कमरे में आ गई, डैड। मैंने नेचुरली दरवाजे की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, शेन किंगली पहले ही बोल पड़ी, बेटा डैड अभी काम कर रहे हैं। ये सुनकर नैनियन अपनी बात मुंह में ही दबा गई। वह शेन किंगली के पास गई और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, मॉम क्या आज रात मैं अंकल जी के साथ सो सकती हूँ? शेन किंगली ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा। नैनियन ने खुशी के मारे शेन किंगली के गले में बाहें डाल दी और अपनी आवाज पर कंट्रोल खो बैठी, थैंक यू मम। अच्छी बात यह थी कि मेरा काम बस अभी ऑफिशियली खत्म ही हुआ था। मैंने कैमरा ऑफ किया और नैनियन की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मेरी नजर गेट पर खड़े जी मिंगशुआन पर पड़ी। मेरे होठ कसकर भींच गए। जियांग नैनियन और शेन किंगली की नजर भी उस पर पड़ी। शेन किंगली खड़ी हुई और बाहर चली गई। देखते ही देखते वे दोनों साथ साथ बाहर निकल गए। नैनियन भी उनके पीछे जाना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि मैंने अपने होठ भींचे हुए हैं और मेरा मूड ठीक नहीं लग रहा, तो वह रुक गई और उसने धीरे से आवाज दी, डैड। मैंने टेबल पर रखी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स समेटते हुए अपनी नजरें हटाईं और पूछा, नहा लिया बेटा? उसने सिर हिलाया, हाँ डैड। मैंने शांत लहजे में कहा, नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली, ओके डैड, आप भी जल्दी सो जाना। गुड नाइट। इतना कहकर वह खुशी खुशी चली गई। मैं अपना काम समेटकर कपड़े उठाने लगा ताकि शॉवर ले सकूं। जाते वक्त न तो शेन किंगली ने दरवाजा बंद किया था और न ही नैनियन ने। मुझे लगा शेन किंगली अब वापस नहीं आएगी, इसलिए मैं गेट बंद करने आगे बढ़ा। पर जैसे ही मैं पास पहुंचा, सामने से शेन किंगली वापस लौटती दिखी। मैं ठिठका और साइड हो गया।
मुझे लगा वह अपना कोई सामान लेने आई होगी, आखिर उसका लगेज इसी कमरे में था। पर अंदर आते ही उसने लापरवाही से दरवाजा बंद कर दिया। लग रहा था उसका आज रात अब बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं सन्न रह गया और मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला कि वह मेरे पास से गुजरकर कमरे के अंदर चली गई। जब वह मेरे बगल से गुजरी तो मुझे उसमें से एक खुशबू आई, जी मिंगशुआन के परफ्यूम की खुशबू। वह अभी कुछ देर पहले ही नहाकर आई थी, इसलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह खुशबू वह भी अभी ताज़ा ताज़ा लेकर लौटी थी। जब मैंने उसे पहले देखा था तब भी मुझे उसके होठ थोड़े लाल लग रहे थे। पहले मुझे लगा मेरा वहम है, पर अब सच सामने था। शेन किंगली बेड के पास बैठ चुकी थी। साफ था कि वह आज रात यहीं रुकने वाली थी, जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया। अगर ऐसा था तो जी मिंगशुआन का कुछ देर पहले यहाँ आना यकीनन उसकी बेचैनी की वजह से था। उसे डर था कि कहीं हमारे बीच कुछ न हो जाए, और शेन किंगली उसकी इस फिक्र को अच्छे से समझती थी। अभी बाहर जाने के बाद उसके बदन से आ रही खुशबू गवाही दे रही थी कि उन दोनों के बीच एक पैशनेट किस हुआ था। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद किया। आधे घंटे बाद जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो शेन किंगली कुछ पढ़ रही थी, पर गौर करने पर देखा कि उसके हाथ में जो बुक थी वह मैं अपने साथ लाया था। मेरा चेहरा सख्त हो गया। मुझे उसका बिना पूछे मेरी चीज को हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे टोकने पर उसने मेरी तरफ देखा। मेरा उतरा मुंह देखकर वह बोली, बुरा लगा क्या? मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ थोड़ा लगा। अगली बार से पूछ लिया करना। उसने मुझे देखा और कहा, तुम्हारे नोट्स काफी डिटेल्ड बारीक हैं। मैंने अनसुना किया, बेड की दूसरी तरफ लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई, पर बेड की दूसरी साइड पहले ही खाली हो चुकी थी। मेरा सू वांचिन के साथ कंपनी लौटने का प्लान फिक्स था। नाश्ते के बाद मैंने अपना सामान समेटा और सूटकेस खींचकर बाहर लाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे कॉरिडोर से जियांग नैनियन की आवाज आए, अंकल जी बड़े गंदे हैं। उन्होंने कल रात मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह मेरे साथ सोएंगे, पर आधी रात को चुपके से अपने कमरे में चले गए। वह आंटी लियू से शिकायत कर रही थी। ये सुनते ही मुझे कंफर्म हो गया कि शेन किंगली कल रात मेरे कमरे में नहीं सोई थी, बल्कि वह जी मिंगशुआन के कमरे में चली गई थी। वे लोग एक रात भी खुद को रोक नहीं पाए। नैनियन ने मुझे सूटकेस के साथ बाहर आते देख लिया। डैड। मैंने दरवाजा बंद किया और कहा, डैड को ऑफिस का थोड़ा काम है बेटा, मैं पहले निकल रहा हूँ। तुम यहाँ मम के साथ अच्छे से एंजॉय करना। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। मैं सूटकेस लेकर नीचे लॉबी में पहुंचा तो वहां सामने शेन किंगली और जी मिंगशुआन खड़े थे। मुझे सूटकेस के साथ जाता देख उसने बस इतना पूछा, जा रहे हो? मैंने रूखेपन से जवाब दिया, हूँ, और अपना सूटकेस खींचता हुआ बाहर निकल गया। रिजॉर्ट से सीधा मैं चांदमो के ऑफिस पहुंचा और रात तक काम में डूबा रहा। लगातार 2 दिन पागलों की तरह काम करने के बाद जब मैं आज जल्दी घर लौटकर रेस्ट करने की सोच ही रहा था कि तभी मामा का फोन आ गया। आधे घंटे बाद मैं जियांग परिवार के घर पर था। मामा, मामी और उनके दोनों बच्चे जियांग जुन और जियांग युनहे सब वहीं मौजूद थे। मुझे देखते ही भाई बहनों ने ग्रीट किया, हेलो कजिन। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जियांग युनहे ने क्यूरियस होकर पूछा, डैड, नैनियन कहाँ है? आपने तो कहा था कि वह इंडिया वापस आ चुकी है, फिर वह डिनर पर क्यों नहीं आई? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट गई हुई है, अभी लौटी नहीं है। ये सोचकर कि नैनियन अपनी मम के साथ होगी, उसने आगे कुछ नहीं पूछा। अंदर जाने से पहले जब मेरी नज़र सामने वाले विला पर पड़ी तो मेरे कदम थोड़े ठिठक गए। मामा दरअसल नानी के बर्थडे की तैयारियों में जुटे थे। उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी राय लेने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि एक काम भी था। ये 2 इनविटेशन कार्ड्स शेन जिए और शेन टिंगलिंग के लिए हैं। छोटे चुन, अगले 2-4 दिनों में टाइम निकालकर इन्हें डिलीवर कर देना। मैं एक पल को रुका, फिर कहा, ठीक है मामा। डिनर के बाद मैंने नानी और मामा के साथ काफी देर तक बातें की। रात के 9 बजे के आसपास जब मैं निकलने लगा तो नानी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, देख बेटा, अगर शेन फैमिली का आने का मन न हो तो उन पर कोई जबरदस्ती मत करना। वे आए या ना आए, इस बूढ़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुस्कुराकर उन्हें दिलासा दिया, मैं समझ गया नानी, आप फिक्र मत करो। वैसे जियांग नानी और शेंग दादी पुरानी और पक्की सहेलियां थीं, तो लॉजिकली नानी के बर्थडे पर शेंग दादी को आना ही चाहिए था। पर शेंग दादी उम्र में नानी से बड़ी थीं, और हमारे यहाँ के रिवाज के मुताबिक बर्थडे पर उम्र में बड़े रिश्तेदार या दोस्त आमतौर पर शामिल नहीं होते। पिछले सालों में नानी का बर्थडे बस एक छोटा सा फैमिली डिनर होता था, पूरा परिवार मिलकर सादगी से खाना खा लेता था। और इतने सालों में शेन किंगली कभी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने हमारे घर नहीं आई थी। शुरू में वह काम का बहाना बनाती थी, पर मैं जानता था कि टाइम होने पर भी वह नहीं आती। हर साल नानी के बर्थडे पर मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागती थी कि वह मेरे साथ जियांग परिवार के घर चलेगी, पर बदले में मुझे सिर्फ निराशा मिलती थी। इस साल तो मेरा उससे पूछने का भी मन नहीं था।
पर इस बार यह एक बड़ा माइलस्टोन 70वां बर्थडे था और दोनों दादियों की पुरानी दोस्ती को देखते हुए शेन परिवार को इनवाइट करना हमारा फर्ज था। बाकी आना या ना आना उनकी मर्जी थी। ये सोचते हुए मैंने स्टीयरिंग घुमाया और शेन किंगली के विला की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। घर पहुंचकर मुझे पता चला कि शेन किंगली और नैनिन अभी तक रिजॉर्ट से नहीं लौटे थे और शेन दादी किसी काम के सिलसिले में वापस पुरानी कोठी चली गई थी। आधे घंटे बाद जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो बाहर एक कार की आवाज आई। मुझे अंदाजा हो गया कि वे लोग लौट आए हैं। मैंने शांत होकर अपने बाल सुखाने शुरू किए। मेरे घर पर होने की बात जानकर नैनियन दौड़ती हुई सीधे मास्टर बेडरूम में आए और मेरी गोद में आ गिरी। डैड, हम वापस आ गए। मुझे उसमें से जी मिंगशुआन के परफ्यूम की खुशबू आई। मैंने बहुत ही शांत लहजे में कहा, 10 बज चुके हैं बेटा। पहले अपने कमरे में जाओ और शॉवर लो, कल स्कूल भी जाना है। मेरे इतना बोलते ही शेन किंगली भी बेडरूम में एंटर हुई और हमारी नजरें मिली। मैंने बस एक सरसरी नजर डाली और ठंडे लहजे में अपना मुंह फेर लिया। उसने मुझसे पूछा, तुम कब वापस आए? मैंने सपाट आवाज में कहा, बस थोड़ी देर पहले। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और वॉक इन क्लोजेट की तरफ चली गई। मुझे अचानक इनविटेशन कार्ड्स की याद आई। मैंने अपने ब्रीफकेस से एक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। मेरी नानी का बर्थडे आ रहा है, ये शेन फैमिली के लिए इनविटेशन है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि उसके बदन से जी मिंगशुआन के परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज आ रही थी। मैंने चुपके से अपनी नाक पर हाथ रखा और दूरी बनाने के लिए एक कदम पीछे हट गया। उसने मेरे इस एक्शन पर ध्यान नहीं दिया। उसने कार्ड लिया और उस पर लिखे 70वें बर्थडे पर एक नजर डाली। मैंने कहा, अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देना। उसने मेरी तरफ देखा, कार्ड को साइड में रखा और रूखेपन से बोली, ठीक है, समझ गई। इतना कहकर वह बाथरूम में चली गई। मैंने उसके जाते हुए साय को देखा और फिर नैनियन के कमरे की तरफ बढ़ गया। नैनियन ने मेरा हाथ पकड़ा और जिद करने लगी कि आज रात मैं उसी के कमरे में सोऊं। शेन किंगली और मेरे बीच जो सिचुएशन थी उसे देखते हुए मुझे हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं वापस मास्टर बेडरूम में अपना सामान लेने गया और बाहर आते हुए शेन किंगली से कहा, मैं आज रात नैनियन के कमरे में सो रहा हूं। वह कुछ पढ़ रही थी। उसने बस एक हल्का सा हूं कहा। न तो उसने कुछ पूछा और न ही मुझे रोका। अगले दिन नाश्ते के बाद मैंने नैनियन की बात मानी और उसे स्कूल ड्रॉप करने के बाद कंपनी चला गया। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक नानी के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं खरीदा है, सो मैंने लंच के टाइम वरुण जो जिमिंग को फोन किया और शाम को साथ शॉपिंग पर चलने को कहा। जब वरुण ने सुना कि नानी का बर्थडे गिफ्ट लेना है तो वह तुरंत मान गया। मुझे शेन टिंगलिंग को भी कार्ड डिलीवर करना था, सो फोन रखने के बाद मैंने उसे कॉल मिलाया। रिंग हुई पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं जानता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि सच तो यह है कि वह जियान परिवार में किसी को पसंद नहीं करती थी। अब जब वह फोन नहीं उठा रही थी तो बहुत पॉसिबल था कि वह ऐसा जानबूझकर कर रही हो। पर शेन दादी के सम्मान की खातिर मुझे फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही थी। कॉल कटने के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, पर इस बार उसने सीधे फोन काट दिया। मैं समझ गया कि वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने इस बात का बुरा नहीं माना और उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैंने किस सिलसिले में फोन किया था। मैसेज भेजने के बाद मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह रिप्लाई करेगी या नहीं, और मैं अपने काम में लग गया। उस शाम वरुण के साथ डिनर करने के बाद हम काफी देर तक मार्केट में घूमते रहे, पर मुझे कोई ऐसा गिफ्ट नहीं मिला जो मुझे पसंद आए। वरुण ने अचानक आइडिया दिया, यार परसों रात एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है, क्यों ना हम वहां चलकर देखें। मैंने कहा, पर मेरे पास उसका इनविटेशन कार्ड नहीं है। वरुण थोड़ा परेशान दिखा, उस ऑक्शन के कार्ड्स तो आधा महीना पहले ही बांटे जा चुके हैं, अब मिलना बहुत मुश्किल होगा। तुम चाहो तो। उसका इशारा साफ था, वह चाहता था कि मैं शेन किंगली से हेल्प मांगूं। रात के 9 बजे के बाद वरुण से विदा लेकर मैं वापस विला लौट आया। रात के ठीक 1 बजे शेन किंगली घर वापस आए। उसे आता देख मैंने अपनी बुक साइड में रखी और उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसे बैठा देख उसने पूछा, क्या बात है? मैंने सीधे कहा, मैंने सुना है कि 2 दिन बाद जियांगहुआ में एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तो तुम्हें उसका इनविटेशन कार्ड चाहिए? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने शांत होकर कहा, ठीक है, मिल जाएगा, और वह नहाने चली गई। वह इतनी आसानी से मान गई कि मैं थोड़ा हैरान भी था और मुझे राहत भी मिली। अगली शाम मैं फिर से विला लौटा। डिनर के बाद हाउसकीपर अचानक मेरे पास आई, सर अभी अभी कोई आपके लिए ये देकर गया है। मैंने पैकेट खोलकर देखा तो वह कल के चैरिटी ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड था। शेन किंगली ने सच में अरेंज करवा दिया था और पैकेट में एक नहीं बल्कि 2 कार्ड्स थे। पर चूंकि उसने ये कार्ड किसी और के हाथ भिजवाया था तो क्या इसका मतलब ये था कि वह आज रात घर नहीं आने वाली थी? ये सोचते हुए मैं बस नहाने जाने ही वाला था कि तभी मेरा फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। वरुण ने व्हाट्सएप पर 2 मैसेजेस भेजे थे। जैसे ही मैंने चैट ओपन की, मेरे कदम थम गए। वह एक मोमेंट्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट था।
स्क्रीनशॉट में एक फोटो थी, शानदार आतिशबाजी फायरवर्क्स के नीचे जी मिनशुआन का मुस्कुराता हुआ चेहरा साइड प्रोफाइल से दिख रहा था और उसके बगल में शेन किंगली की पीठ थी। नीचे कैप्शन लिखा था, आज रात की आतिशबाजी बहुत खूबसूरत है। बैकग्राउंड में धुंधले से कई कपल्स भी दिख रहे थे, तो इसका मतलब वह जी मिनशुआन के साथ डेट पर गई थी और वह नैनियन को भी साथ नहीं ले गई थी। मैंने बहुत ही शांति से उस फोटो को देखा, पर मेरे मन में एक डाउट आया तो मैंने वरुण को मैसेज किया, क्या तुमने जी मिनशुआन को ऐड कर रखा है? वरना तुम्हें उसकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट कैसे मिला? वरुण का तुरंत रिप्लाई आया, अरे नहीं यार, मेरा एक फ्रेंड उसे जानता है। मुझे खबर मिली तो मैंने उससे स्क्रीनशॉट मंगवा लिया। वरुण ने मुझसे यह बात छिपा ली कि उसका वह फ्रेंड इस समय जी मिनशुआन से बुरी तरह जल रहा था। आखिर अब इस शकल में हर कोई जान चुका था कि जी मिनशुआन शेन किंगली के बहुत क्लोज हो चुका है और शेन किंगली उस पर पूरी तरह फिदा है। उस एक्स्ट्रा कार्ड के बारे में सोचते हुए मैंने वरुण को एक और मैसेज किया और पूछा कि क्या वह कल मेरे साथ ऑक्शन में चलना चाहेगा। वरुण तुरंत एक्साइटमेंट में मान गया, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। उस रात शेन किंगली घर नहीं आई। आतिशबाजी देखने के बाद यकीनन उन दोनों की रात बेहद हसीन और रोमांटिक गुजरी होगी। अगले दिन मैं और वरुण पूरी तरह रेडी होकर ऑक्शन के वेन्यू पर पहुंचे। हमारे बैठने के कुछ ही मिनटों बाद ऑक्शन शुरू होने वाला था कि तभी अचानक फ्रंट रोज आगे की सीटों की तरफ थोड़ी हलचल बढ़ गई। सामने देखा तो वह शेन किंगली और जी मिनशुआन थे। वरुण हैरान रह गया, अरे ये दोनों भी यहाँ आए हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, क्या तुम्हें पता था कि वे यहाँ आने वाले हैं? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ दिखेगी। पिछली बैंक्वेट और टेक एग्जीबिशन के बाद जी मिनशुआन ने हाई सोसाइटी में अच्छी खासी पहचान बना ली थी। जब वह और शेन किंगली अंदर आए तो कई लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। पिछली बार जब प्रेसिडेंट शेंग उसे बैंक्वेट में लाई थी तो उसकी ड्रेस और एसेसरीज की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा थी और आज की उसकी लुक भी किसी मायने में कम नहीं लग रही थी। लोगों की कानाफूसी और जलन के बीच जी मिनशुआन और शेन किंगली फ्रंट रो की बिल्कुल सेंटर वाली सीटों पर जाकर बैठ गए। ये देखकर आसपास के लोग और ज्यादा जलने लगे, फ्रंट रो का सेंटर, भाई क्या रुतबा है। वरुण ने ये सब सुना, फिर मेरे पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, यार वे दोनों आगे फ्रंट रो में बैठे हैं और हमें यहाँ पीछे धकेल दिया गया है। तेरी तुलना में शेन किंगली सच में मिनशुआन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। खैर, यह कोई पहली बार नहीं था, मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। ऊपर से मैं इस ऑक्शन में सिर्फ अपनी नानी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने आया था। जहां तक स्टेटस या सीट की बात थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऑक्शन शुरू होने ही वाला था। होस्ट स्टेज पर आए और आसपास सन्नाटा छा गया। मैंने आज की ऑक्शन लिस्ट को पहले ही अच्छे से स्टडी कर लिया था। मेरी नज़र एक एमरल्ड पन्ने के ज्वेलरी सेट और एक मशहूर आर्टिस्ट की हाथ से की गई एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई वाली पेंटिंग पर थी। बाकी बोली किस तरफ जाएगी, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता था। ऑक्शन तेजी से आगे बढ़ा। मेरा गोल एकदम साफ था, अगर कोई ऐसी चीज ना आए जो मुझे पसंद हो तो मैं अपना पैडल नहीं उठाऊंगा। हमसे पहले शेन किंगली और जी मिनशुआन ने भी किसी चीज पर बोली नहीं लगाई थी। जब ऑक्शन को चलते थोड़ा टाइम हो गया तब जाकर जी मिनशुआन ने अपनी पहली बोली लगाई। वह एक डायमंड वॉच कीरे की घड़ी थी जिसे एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने तैयार किया था। उसका स्टाइल देखकर साफ लग रहा था कि वह यंगस्टर्स के लिए बनी है। इसमें कोई शक नहीं था कि शेन किंगली यह घड़ी उसी के लिए खरीद रही थी। घड़ी की शुरुआती कीमत 15 लाख थी। जी मिनशुआन ने इसे बढ़ाकर 30 लाख किया, जिसके बाद बाकी लोगों की बोलियों ने इसे 40 लाख तक पहुंचा दिया। उसी पल मैंने नोटिस किया कि मिनशुआन ने शेन किंगली के पास झुककर थोड़ी बात की और फिर से अपना पैडल उठा दिया। उसकी आवाज पूरे हॉल में साफ गूंजी, 80 लाख। उसके इतना बोलते ही पूरे वेन्यू में हलचल मच गई। घड़ी यकीनन अच्छी थी, पर एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से वह 80 लाख की डिजर्व नहीं करती थी। उसके लिए 40 लाख भी बहुत ज्यादा थे, पर लग रहा था जी मिनशुआन को वह बहुत पसंद आ गई थी और शेन किंगली की जेब तो वैसे भी बहुत गर्म थी। सब लोग सन थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि शेन किंगली पानी की तरह पैसा बहा रही थी, बल्कि इसलिए कि वह उस पर कितना लाड लुटा रही थी, और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वरुण ने अपने दांत भींचे, यार ये सब देखकर तो मुझे भी जलन हो रही है। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता, बोली का अगला राउंड शुरू हो गया। कुछ देर बाद स्टेज पर एक एंटीक वास पुरानी सुराही गमला लाया गया और जी मिनशुआन ने फिर से अपना पैडल उठा दिया। उस एंटीक वास की शुरुआती कीमत 50 लाख थी। बाकी लोग बोली को 5 लाख या 10 लाख करके बढ़ा रहे थे, पर जब जी मिनशुआन की बारी आई तो उसने सीधे कहा, 1 करोड़। उसके इतना बोलते ही बोली लगाने वालों की संख्या तुरंत कम हो गई। पर वहां अमीर लोगों की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने अचानक 1.5 करोड़ की बोली लगा दी। मैंने उस तरफ देखा तो वह बहुत ही यंग और बेहद खूबसूरत महिला थी। वह वेन रुओटोंग थी। वरुण ने मुझे धीरे से उसका नाम बताया और मैंने हाँ में सिर हिलाया। जी मिनशुआन थोड़ा हिचकिचाता हुआ दिखा और उसने शेन किंगली की तरफ देखा।
उसी पल मुझे अचानक याद आया कि उसकी दादी मैडम जी को पुरानी और एंटीक चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। साफ था कि यह एंटीक वास वह अपनी दादी के लिए ही खरीदना चाहता था। शेन किंगली ने हाँ में सिर हिलाया तो मिंगशुआन ने फिर से पैडल उठाया। 2.5 करोड़। वेन रुतोग मुस्कुराई। 3 करोड़। जी मिंगशुआन अब और ज्यादा हिचकिचाने लगा। वह शेन किंगली के पास झुका जैसे कह रहा हो कि वह हार मान रहा है, पर शेन किंगली ने मना कर दिया। मिंगशुआन ने फिर पैडल उठाया। 4 करोड़। वेन रुतोग की आवाज फिर गूंजी। 5 करोड़। और वह मुस्कुराते हुए शेन किंगली की तरफ देखने लगी। जी मिंगशुआन ने माथे पर बल लाते हुए शेन किंगली से कहा कि शायद उन्हें अब रुक जाना चाहिए। 5 करोड़ वाकई बहुत बड़ी रकम थी। शेन किंगली मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी दादी को ये पसंद है। तुम बोली लगाओ। शेन किंगली की वह मुस्कान देखकर जी मिंगशुआन के दिल में एक मिठास घुल गई और उसने फिर पैडल उठाया। 6 करोड़। वेन रुतोग ने बिना वक्त गंवाए तुरंत 7 करोड़ कह दिया। तभी वेन रुतोग ने शेन किंगली की तरफ देखकर कहा, प्रेसिडेंट शेन, मेरे परिवार के बड़ों को ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं, प्लीज मुझे थोड़ा फेस सम्मान दीजिए। शेन किंगली ने उस तरफ देखा और बहुत ही पोलाइटली मुस्कुराकर बोली, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट वेन, मेरे परिवार में भी कुछ बड़े हैं जिन्हें ये बहुत पसंद है। उनके बीच की यह बातचीत किसी से छिपी नहीं थी। वरुण और मैंने भी इसे साफ सुना था। वह वास जी मिंगशुआन की दादी के लिए खरीदा जा रहा था, फिर भी शेन किंगली ने उन्हें अपने परिवार के बड़े कहकर बुलाया। साफ था कि वह जी फैमिली को अपना ही परिवार मान चुकी थी। मेरे परिवार के प्रति उसके रवैये और इस बात में जमीन आसमान का अंतर था। जी मिंगशुआन ने अपना पैडल उठाया। 8.5 करोड़। इस बार वेन रुतोग आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार जी मिंगशुआन ने वह एंटीक वास 8.5 करोड़ में जीत लिया, जिसने एक बार फिर भीड़ में सबकी आंखें चौंधिया दी। डील फाइनल होने पर भी जी मिंगशुआन थोड़ा असहज दिख रहा था। भले ही जी फैमिली काफी अमीर थी और उसकी दादी हर साल एंटीक चीजों पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती थी, पर सिर्फ एक पीस के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना उनके लिए भी सोच से परे था। शेन किंगली के इस खुले दिल को देखकर जी मिंगशुआन का दिल अंदर से भर आया। वरुण ने हैरानी में एक गहरी सांस छोड़ी। दोनों चीजों को मिलाकर ये लगभग 10 करोड़ का मामला हो चुका था। इस बार सिर्फ उसके दांतों में दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि जलन के मारे उसका पूरा बदन टूट रहा था। मैंने अपने होठ भींचे, मेरा चेहरा भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था। ये देखकर वरुण बोला, झाओ चुन, तुम ठीक तो हो ना? शेन किंगली अपने लवर पर इतना पैसा लुटा रही है और वह लवर भी मेरे पापा की मिस्ट्रेस का बेटा है। कोई भी इस गुस्से को कैसे पचा सकता है? पर मेरे चेहरे के खराब होने की वजह वह नहीं थी। उसके पास पैसा है, वह उसे कैसे खर्च करती है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं था और न ही मुझे कोई परवाह थी। मुझे इस वक्त फिक्र सिर्फ इस बात की थी कि जो चीज मुझे चाहिए, कहीं वह भी शेन किंगली और जी मिंगशुआन की लिस्ट में न हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आज की फाइनेंशियल कैपेसिटी, पैसे की ताकत उनके सामने टिक नहीं पाएगी। वरुण को भी इस बात का एहसास हुआ। वो पहले ही 2 चीजें जीत चुका है, अब वह दोबारा बोली नहीं लगाएगा ना। मैंने मन में कहा, उम्मीद तो यही है, पर मैं शेन किंगली की पैसे की ताकत को अच्छे से जानता था। अगर वह आज रात 2-4 चीजें और भी खरीद लेती तो उसकी पलक तक नहीं झपकती। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि तभी वह एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग स्टेज पर लाई गई जो मुझे चाहिए थी। उसकी शुरुआती कीमत भी 50 लाख थी। किसी ने तुरंत आगे बढ़कर 60 लाख की बोली लगाई। मैंने अपना पैडल उठाया। 70 लाख। शुरू में जी मिंगशुआन ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, पर जैसे ही मेरी आवाज गूंजी उसने तुरंत मुझे पहचान लिया। वह पीछे मुड़ा और हमारी नजरें मिली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह तुरंत बहुत ही घमंड से दूसरी तरफ मुड़ा और अपना पैडल उठा दिया। 1 करोड़। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। जब जी मिंगशुआन ने मेरी आवाज पहचान ली थी तो मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि शेन किंगली को इसकी खबर नहीं होगी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वेन रुतोग भी इस रेस में शामिल हुई और उसने 1.5 करोड़ कहा तो मैंने अपना पैडल फिर उठाया। 1 करोड़ 80 लाख। जी मिंगशुआन ने बिना पीछे मुड़े सीधे पैडल उठाया और बोल पड़ा, 2.5 करोड़।